हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड और अपनी पढ़ाई आप रेगुलर कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर ऑफ द केमिस्ट्री। जो बच्चे अभी नए नए केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं, 9th-10th के बच्चे मेरे, वो अभी जिनको जानना है केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ, तो ये टॉपिक जो है ये बहुत बेसिक टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ होनी है एक एटम के बेसिस पे ही होनी है। एक एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उनके बेसिस पे होनी है। तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री के नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आती है, एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है हमको। तो वही चीज़ हमको जाननी है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली में होता क्या है, कहाँ एटम की डिस्कवरी हुई, किन किन लोगों ने इनमें कंट्रीब्यूट करा। तो वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो नए बच्चे जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बड़े ही ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, क्योंकि ये सब चीज़ें ही तुमको आगे जाके 11th-12th क्लास में बहुत हेल्प करती है। अभी तुम केमिस्ट्री की नींव मजबूत कर लोगे तो आगे जब तुम फर्दर हायर क्लासेस में लोगे तो तुमको ये सब चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है इन चीज़ों को। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी मैं तुमको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है एग्जैक्टली में, देखो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर इसके एक ऑर्बिट, एक्चुअली एक नहीं बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट है जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो हमको पता पड़ गया सर, ये तो बहुत इजी हो गया, तो हमारी सारी थ्योरी सॉल्व हो गई। बट बेटा जब इसकी खोज चल रही थी तो हमको एग्जैक्टली में ये स्ट्रक्चर पता नहीं था। अभी तो मैंने तुमको यूँ समझा दिया कि इसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एक ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो सर इस सिंपल से स्ट्रक्चर को खोजने के लिए तो एक साइंटिस्ट आया होगा बस? नहीं, इस स्ट्रक्चर को खोजने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, है ना, बहुत सारे मॉडल्स थे। तो वही हमको पढ़ने हैं, वही तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में हमको कुछ बताया था वो थे डाल्टन। ठीक है, वो कौन से साइंटिस्ट थे, सबने नाम सुना होगा, डाल्टन्स थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी। तो डाल्टन्स ने हमको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बताया था कि एटम एक किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको कि हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में इतना बोला था कि एटम जो होता है एक सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता है, लास्ट पार्ट, किसी को तोड़ के छोटा सा पार्ट जो बना लिया वो लास्ट पार्ट है हमारा एटम, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एटम के अंदर मैंने तुमको बताया क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको नहीं पता था, ये इन्होंने इतना नहीं किया था। ये सब चीज़ें हमको जब हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू हमको पता पड़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस भी थी इनकी डाल्टन थ्योरी की, इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं चल पाई थी। और एक और पोस्टुलेट इनका था कि एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो ये एक एटम है, एटम नंबर 1, और ये दूसरा एटम है, एटम नंबर 2। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों ने मिलकर H2 बनाया, तो H2 एक मॉलिक्यूल हो गया। तो डाल्टन थ्योरी ने ये कुछ एक पोस्टुलेट दिए थे।
बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण में हमको इधर इस थ्योरी से स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता पड़ा था। इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो इस थ्योरी की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए सेकंड साइंटिस्ट जो हमारे साथ हमारे इसके बाद में आए थे, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी बेटा क्योंकि हम लोग एक कहानी की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, स्टोरी की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। डाल्टन ने हमको कुछ नहीं बताया था इतना, लेकिन इसके बाद एक मॉडल आया था, सेकंड मॉडल, जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट मॉडल जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछते हैं, व्हाट इज द थॉमसन मॉडल, है ना। और इसका एक और नाम याद रखो बेटा, प्लम पुडिंग मॉडल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या था इस मॉडल में? बहुत इजी मॉडल है, सबसे इजी मॉडल है, कुछ भी नहीं था। इन्होंने हमको क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, कि तुमको भी ध्यान रखना है। वाटरमेलन हम सब जानते हैं, तरबूज। तरबूज को क्या करो, बीच में से काट दो। तो तरबूज को बीच में से काट दो तो हमको उसमें एक तो उसका पिंक पिंक वाला पार्ट दिखेगा, रेडिश पिंक वाला पार्ट, और उसमें बीच बीच में हमको बीज दिखेंगे, सीड्स जो होते हैं काले काले। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये जो पिंक वाला पार्ट है, ये जो खाली वाला, ब्लैक बोर्ड पे भी जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, हमारा पॉजिटिव पार्ट है किसी भी एटम का। किसी भी एटम का क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है। और इसमें जो डॉटेड वाले पार्ट है, ये क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट है। इस पॉजिटिव पार्ट को इसने क्या बोला, प्रोटॉन बोला, और नेगेटिव वाले पार्ट को इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल। जो पॉजिटिव पार्ट है, ब्लैंक पार्ट जितना भी वो पॉजिटिव पार्ट है, उसमें डॉटेड पार्ट है, जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट को शो कर रहे हैं। इतनी सी इस मॉडल ने बात बोली थी, बस यही थॉमसन का मॉडल था। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के देशों में प्लम पुडिंग मिठाई होती है, एक ना केक जैसा कुछ होता है, जिसमें क्या होता है, पुडिंग के अंदर प्लम टिक्स होते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल बोलो या वाटरमेलन मॉडल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कितने स्ट्रक्चर के बारे में इतना कुछ नहीं बता पाया था। इसने तो बस सिंपल सा बता दिया था कि पॉजिटिव पार्ट फैला है, इसके बीच में नेगेटिव पार्ट फिक्स है, लेकिन कुछ अरेंज स्ट्रक्चर नहीं था। कुछ मास के बारे में इसने नहीं बताया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने नहीं बताया। तो इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन थी, जिसके थ्रू इस थ्योरी को इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया था। तो इस थ्योरी को नहीं माना गया, तो कुछ और साइंटिस्ट थे जो इसके साथ साथ कुछ और दिमाग लगा रहे थे। उन लोगों को इतना तो पता पड़ गया था कि एटम के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा और नेगेटिव पार्ट होगा। जो और साइंटिस्ट भी खोज कर रहे थे, उनको इतना बात पता पड़ गई थी कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो उन्होंने क्या किया, थर्ड साइंटिस्ट जो आए थे हमारे, वो थे रदरफोर्ड मॉडल, है ना। रदरफोर्ड मॉडल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट वाला जो है, उन्होंने एटम के बारे में हमको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये थॉमसन मॉडल बस इतना सा मॉडल है, इन्होंने खाली इतना ही बताया था किसी भी एटम के बारे में। अब जो मॉडल आ रहा है नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। सब बच्चे बिल्कुल एकदम ध्यान लगा के समझेंगे इसको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल, इन्होंने अपने मॉडल में एक एक्सपेरिमेंट किया, अपने मॉडल को एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया। इनका एक्सपेरिमेंट जो था उसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। क्या लिया था इन्होंने, क्या लिया था, रेडियो एक्टिव
सोर्स लिया था जिसका की काम क्या था, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूं, जिसका वर्क क्या था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट, मतलब अल्फा पार्टिकलों की बॉम्बार्डमेंट, मतलब इनका काम क्या था, ये अल्फा पार्टिकल को भेजता था, अल्फा पार्टिकल को फेंकता था, ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स था, ठीक है। इसका वर्क हमको लिख दिया यहाँ पे, क्या करता, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करता था, अल्फा पार्टिकल को फेंकता था। और अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल ध्यान रखो, हीलियम पे +2 चार्ज, दिस इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि अगर हीलियम पे मैंने अगर +2 चार्ज लगा दिया तो दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। इसका काम ये था। उसके साथ साथ इसने क्या लिया था, यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल ली थी, एक गोल्ड की फॉइल ली थी जो कि बहुत थिन थी, बहुत पतली थी। इसका भी रीजन था, पतली क्यों थी, ताकि जो अल्फा पार्टिकल है इससे निकल जाए इजीली, पतली होगी जब तो निकलेंगे, अगर गोल्ड फॉइल मोटी होगी थोड़ी अगर, तो अल्फा पार्टिकल इस पर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि बम्बार्टमेंट होनी है, अल्फा पार्टिकलों की बमबारी होनी है इस पर, तो पतली होगी जब तो आराम से निकल जाएगी। इस गोल्ड फॉइल के पीछे इसने क्या लिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली, जिस पर कि इसने क्या किया था, फोटोग्राफिक प्लेट पर जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगाया हुआ था। इस पर क्या किया था इसने, जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगाया हुआ था। साथ ही साथ इसने यहाँ पे एक स्लिट लगाई थी ताकि अल्फा पार्टिकल किधर तो नहीं जाए, सामने जाए बिल्कुल। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये डायग्राम है जिसको हमको ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिव सोर्स है, स्लेट है, गोल्ड फॉइल है और एक फोटोग्राफिक प्लेट है, या फिर इस पर जिंक सल्फाइड का पेस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अल्फा पार्टिकलों की बम्बार्टमेंट की, मतलब अल्फा पार्टिकलों को फेंका गोल्ड फॉइल पर, अल्फा पार्टिकलों को गोल्ड फॉइल पर इन्होंने फेंका। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या थे कि गोल्ड फॉइल से निकलते हुए सीधा इसको मतलब भेदते हुए इस पे अंदर पेनिट्रेट होते हुए इससे बाहर निकल गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पेनिट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड कैन पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, है ना, गोल्ड फॉइल को भेदते हुए इससे बाहर की तरफ निकल गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सेकंड पॉइंट डाल के लिखो, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। क्यों डिफ्लेक्ट हुए होंगे, क्योंकि हमको पता है कि अभी रिजल्ट में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी बस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो कि सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। सेकंड पॉइंट लिख रहे हो, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। थर्ड ऑब्जर्वेशन, लगभग अराउंड 20,000 20,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल था आर कम बैक टू द 180 डिग्री एंगल, लगभग 20,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल था वो यहां से ऐसा गया और 180 पर ही वापस आ गया। तो दिस आर द थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था 20,000 में से खाली कि जो जिस एंगल पे गया उसी एंगल पर वापस आ गया। ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या क्या, फर्स्ट फटाफट मेरे साथ रिवाइज करो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए। अच्छा, ये हमको कहाँ दिख रहे थे, ये हमको फोटोग्राफिक प्लेट पे दिख रहे थे। जैसे ही इस पर टक्कर मार रहे थे यहाँ से एक शाइनिंग से उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे एक शाइन आ रही थी अच्छी सी, जैसे ही इस पर टक्कर मार रहे थे तो हमको यहाँ दिखे इसकी वजह से, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स,
कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल से तो डिफ्लैक्ट हुए स्मॉल एंगल में से। अराउंड 20,000 मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो था जिस एंगल पे गया उसी एंगल पर वापस आ गया। तो दीस आर द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। अब ये ऑब्जर्व करने के बाद उसने इसका रिजल्ट भी दिया कि मैंने ऑब्जर्वेशन तो ले लिया, अब रिजल्ट क्या निकालूंगा मैं। तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है इसको चीरते हुए, इसमें से पेनिट्रेट होते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो उसका पहला रिजल्ट था कि इन एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस आर ब्लैंक। लिखो फटाफट से अपनी कॉपी में कि एटम में बहुत सारा स्पेस जो होता है वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर और फर्स्ट रिजल्ट क्लियर कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम आर ब्लैंक। मतलब एटम में जो बहुत सारा पार्ट होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। तभी तो अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट होते हुए बाहर निकल गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत सारा डिफ्लेक्शन हो रहा था और ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके सेंटर में, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने पहले देखा था ना, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इससे टकराए होंगे, रिपेल होके बाहर गए होंगे, रिपेल होके डिफ्लैक्ट हुए होंगे, थोड़े बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लैक्ट हुए होंगे। तो सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज, ये मास इज इन द सेंटर ऑफ द एटम। क्योंकि सेंटर में इसके क्या होता है, कुछ एक मास होता है और जो एक टकरा के बिल्कुल वापस गया होगा वो इसके सेंटर में इसका मास होता है, इससे उसको टकराया और उससे वापस चला गया। तो तीन रिजल्ट हमारे पास आ गए कि एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट आर द ब्लैंक, ठीक है, और इसके सेंटर में कुछ ना कुछ मास हुआ होगा जिससे वो डिफ्लैक्ट हुए, और इसका टोटल मास होगा एटम का वो सेंटर में ही है, तभी तो टकराया और वापस चला गया उससे। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट रदरफोर्ड ने दिए। तो रदरफोर्ड ने जो अपने रिजल्ट दिए थे उसके साथ साथ एटम के बारे में हमको, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमको बहुत कुछ चीज़ें बता दी थी जो कि मैंने तुमसे डिस्कस भी कर ली है अभी कि एटम में मोस्ट ऑफ द पार्ट, अपना पहला वाला डायग्राम याद करो, मोस्ट ऑफ द पार्ट ब्लैंक होता है, एक ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कंटिन्यूस, बीच में उसका मास होता है जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकराया और वापस आ गया। ठीक है, तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो ये अपने रिजल्ट में उसने बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर फिर क्या हुआ आगे, तो आगे ये हुआ रदरफोर्ड के इस मॉडल में जब इसने बताया तो इस एटम का स्ट्रक्चर हमको काफी हद तक पता पड़ गया, जो कि मैं वापस बनाने जा रहा हूं यहाँ पर। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो वापस बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पर। पॉजिटिव सेंटर में क्या होगा, इसका प्रोटॉन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे। ये रदरफोर्ड ने हमको बता दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमको इतना कुछ खोज करके बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, मोस्ट ऑफ द पार्ट आर ब्लैंक, और सेंटर में कुछ पार्ट होगा तभी भी हमसे टकराया और वापस चल गया। वो लिमिटेशंस क्या थी इसकी, व्हाट इज द लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशन ये थी बेटा कि हमको पता है, जैसे मान लो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है, कोई भी पार्टिकल अगर चलता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है, पक्की बात है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों ओर घूम रहा है तो ये भी तो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहा है। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि ऐसा घूमता 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 इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, और कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो होता है ब्लास्ट। बट ऐसा कभी नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस यहाँ घूम रहा है तो घूमता घूमता अपनी एनर्जी लूज करेगा तो एक दिन यहाँ पे आके मिलकर ब्लास्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होता है। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा सका था। मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझाया था जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है, नेक्स्ट थ्योरी हमारी जिसमें हम बताएंगे। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूस घूम रहा है एक दिन घूमता 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 न्यूक्लियस में आके मिलना चाहिए और ब्लास्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये रदरफोर्ड नहीं समझा सका था, इसलिए इसकी पहली लिमिटेशन ये थी। दूसरी, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, एटम स्टेबल है नहीं है।
तो नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारी वो है बोर्स मॉडल, बोर्स थ्योरी, नील्स बोर मॉडल, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए जो भी पढ़ाया है उसमें कुछ क्वेरी हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, और जब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि बेस्ड है हमारा बोर्स मॉडल पर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।